यूट्यूब KMC या लीव चैनल पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जितने भी ऑनलाइन लिए गए हैं सब रिकॉर्ड हुए हैं और सारे के सारे आपको उस पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है आपका। तो यूनिट सेकंड में एक टॉपिक है स्लिप गेज। तो बेसिकली स्लिप गेज जो होते हैं वो सरफेस फ्लैट्स को नापने में और इन सबको नापने में काम आते हैं। ये बेसिकली रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर साइजेस के सेट होता है, कुछ इस तरीके का कुछ सेट होता है, एक बॉक्स में रखे हुए आते हैं, सब रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं और ये सब एक दूसरे से रिंगिंग एक्शन या स्लाइडिंग एक्शन से एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं। और कुछ इस तरह का बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग साइज के, ये जो आप देख रहे हैं ये थिकनेस है, ठीक है, 1.001, 1.002, 1.003, ये अलग अलग साइजेस की आपकी थिकनेस है, जिस थिकनेस के आपको ये मिलते हैं। और बेसिकली ये मेजर करने के लिए ही एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है आपका। These may be used as reference standard for transferring the dimension of one unit of length from the primary standard to the gauge block of lower accuracy and for the verification and graduation of measuring apparatus. Basically slip gauges का जो यूज होता है वो एक स्टैंडर्ड की तरह होता है, ये एक स्टैंडर्ड लेंथ के होते हैं, थिकनेस के होते हैं, तो इनको हम लोग एक ये भाई म्यूट कर दें सब लोग, एक स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है, रेफरेंस की तरह यूज होता है, जिसको हम क्या करते हैं कि जब हमें किसी चीज की लेंथ को नापना है तो हम उस पे जाके स्लिप गेज को रख देंगे और स्लिप गेज उसकी थिकनेस या लेंथ मेजर कर सकता है, इज यूज्ड एज एन स्टैंडर्ड। और ये कैलिब्रेशन और ग्रेजुएशन के लिए भी, वेरिफिकेशन के लिए भी काम आता है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मेजरिंग अपैरेटस है उनके कि उनके जो ग्रेजुएशन है, मतलब जो उनकी लाइन है जिसपे मेजर कर रहे हैं हम लोग, वो एक्यूरेट है कि नहीं, उसकी एक्यूरेसी मेजर करने के भी काम आता है। These are high carbon steel hardened, ये हाई कार्बन स्टील हार्डेंड कार्बन स्टील से बने होते हैं और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं जिनको लैपिंग की गई होती है, ग्राउंड एंड लैप, मतलब बहुत ही फिनिश्ड होते हैं। हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 30 mm इंटू 10 mm, इनका जो लेंथ और ब्रेथ है वो 30 mm और 10 mm होता है और इसकी थिकनेस वैरी करती है। थिकनेस ही बेसिकली वैरी करेगी, जो बॉक्स में रखा होगा वो अकॉर्डिंग टू थिकनेस रखा होगा। 1.001, 1.002 जो आपको दिख रही थी वो थिकनेस थी। लेंथ और ब्रेथ कॉमन रहेगी, सारे ब्लॉक्स का लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगा, सिर्फ थिकनेस वैरी करेगी। These opposite faces, their opposite faces are flat and parallel and are accurately the stated at distant apart, ठीक है, एक डिस्टेंस तो होते हैं जिसे हम थिकनेस कह रहे हैं, हम सारे सरफेस फ्लैट होते हैं इसमें, स्लिप गेज में रेक्टेंगुलर ही होते हैं। The opposite faces are such a high degree of surface finish that when the blocks are pressed together with a slight twist by hand, जिसे ringing action कहेंगे आगे, they will ring together and they will remain firmly attached to each other। और उसके बाद वो firmly attached मतलब एक दूसरे से एक यूनिट की तरह जुड़े रहेंगे। जब हम दो स्लिप गेजेस को एक दूसरे के ऊपर रख के और स्लाइड करके और रिंगिंग एक्शन करेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये इसकी क्वालिटी होती है। जैसे आपको किसी चीज की लेंथ मेजर करनी हो, आपको उस लेंथ के बराबर का स्लिप गेज आपको बॉक्स में नहीं मिल रहा है तो आप किसी दो स्लिप गेजेस को जोड़ के आप उस लेंथ तक पहुंचा सकते हैं, 2 या 3 जितने भी हैं आप उसको उस लेंथ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम जो बॉक्स में जो सेट आते हैं, पीसेस आते हैं, वो 112 होते हैं और मिनिमम जो पीसेस आते हैं वो 32 होते हैं। 112 और 32 पीसेस के बीच में ही हमारे सेट्स आते हैं बॉक्स के। Due to property of slip gauges, they are built up ringing into combination which gives size varying by a step of 0.01 mm
and the overall accuracy is of the order of 0.000025 mm, मतलब जो accuracy देता है measurement की वो 0.00025 mm की देता है। और इसमें जो यानी कि जो रिंगिंग एक्शन से हम लोग साइज वैरी स्टेप कर मेजर कर सकते हैं वो 0.01 mm तक का कर सकते हैं। और बेसिकली जो है ये आपके स्लिप गेजेस विद 3 बेसिक फॉर्म्स आर कॉमनली फाउंड, 3 बेसिक शेप्स के होते हैं। एक रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर विद सेंटर होल होता है और स्क्वायर विद विदाउट सेंटर होल। 3 तरीके के मिलते हैं। रेक्टेंगुलर होंगे जो बेसिक सब जगह मिलते हैं, सारे कॉलेजेस में होते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज में होते हैं, वो आपको रेक्टेंगुलर मिलेंगे। स्क्वायर होते हैं जिनमें सेंटर में होल होता है, और एक स्क्वायर टाइप के वो आते हैं जिनमें सेंटर में होल नहीं होता है। तो ये 3 बेसिक टाइप के आपके स्लिप गेजेस के शेप्स होते हैं। ये अभी फिगर आपको दिखाई चुके हैं। ये 3 mm बाई 10 mm ये आपकी जो बेसिक साइज है वो रहेगा। इतने साइज के ये आते हैं, लेंथ ऑफ ब्रेथ इतनी रहेगी। बस मैटर क्या करेगा तो थिकनेस। ये है थिकनेस, जिस थिकनेस के आपके स्लिप गेजेस रखे हैं, ये स्टैंडर्ड है। इतने साइज के ये रहेंगे इसके अंदर। अब 2 स्लिप गेजेस को जोड़ने के लिए, ताकि हम किसी ज्यादा थिक मटेरियल को अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिंगिंग और स्लाइडिंग एक्शन करते हैं। ये बेसिकली 2 फिगर्स आपको दिखाए गए हैं रिंगिंग और स्लाइडिंग के। ये एक टॉप व्यू है और एक 3D व्यू है आपका, कि हम लोग 2 पीसेस को जोड़ेंगे कैसे, 2 स्लिप गेजेस को जोड़ेंगे कैसे। रिंगिंग और स्लाइडिंग इज नथिंग बट कंबाइनिंग द फेसेस ऑफ स्लिप गेजेस one over the other. Due to the adhesion property of slip gauge, they will stick together. This is because of very high degree of surface finish of the measuring faces. क्योंकि लैपिंग हुई होती है, ग्राइंडिंग बहुत अच्छे से हुई होती है और बहुत ही अच्छा सरफेस फिनिश हम इनके सरफेसेस को दे देते हैं। इस वजह से जब हम रिंगिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं स्लिप गेज में, तो ये दोनों आपस में एक यूनिट की तरह स्टिक हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है इनिशियली, हम लोग हल्के प्रेशर से इसको इसके ऊपर स्लाइड करते हैं ताकि ये प्लस के साइन में बन जाए। ये देखिए, हमने या तो इसको ऐसे स्लाइड करेंगे या ऐसे स्लाइड करेंगे, इसको प्लस के शेप में बना दिया। फिर हम इसको टर्न करेंगे 90 डिग्री पे। जब 90 डिग्री पे टर्न करेंगे तो ये पैरेलल आ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, एंड दे विल स्टिक टुगेदर। ठीक है, स्लाइड ऐसे भी कर सकते हैं, स्लाइड ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो 180 डिग्री पे टर्न करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री पे टर्न करना पड़ेगा। ऐसे करके 90 डिग्री पे जब टर्न करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको जो है ना स्लिप गेज मिल जाएगा, और दोनों स्लिप गेज आपस में जुड़ जाएंगे। इसी एक्शन को हम लोग रिंगिंग एक्शन करते हैं। स्लाइड करके प्रेशर के साथ फिर उसको टर्न कर दें और पैरेलल ले आए तो वो क्या होगा, दिस इज रिंगिंग एक्शन। समझ में आ गया सबको? अगर एग्जाम में स्लिप गेज पूछेगा तो आपको ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे, रिंगिंग एक्शन भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हेलो? यस सर। ये डायग्राम भी दिखाना पड़ेगा आपको। आप यही दिखा देंगे, ये बेसिक वाला। ये अगर बॉक्स ना बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मगर आप बेसिक दिखा देंगे ये दोनों। ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रेथ जिसमें दिखा रहा है, थिकनेस वाला तो वैरी करें, और रिंगिंग एक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लिप गेजेस की, कि कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली ग्रेड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होता है, और इनके ग्रेड 2, फिर ग्रेड 1 नीचे आते हैं, फिर ग्रेड 0, फिर ग्रेड आपका 00 आता है, फिर फाइनली 5वां जो कैलिब्रेशन ग्रेड होता है। 5 ग्रेड्स में आपके स्लिप गेजेस डिवाइड है, क्लासिफाई जब हम करते हैं। 2, 1, 0, 00, फिर कैलिब्रेशन ग्रेड, 5 ग्रेड है। तो बात करते हैं ग्रेड 1 की। इट इज अ वर्कशॉप ग्रेड स्लिप गेज यूज्ड फॉर सेटिंग टूल्स, अटर्स एंड चेकिंग डायमेंशन रफली। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है आप देखेंगे ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, ग्रेड 2 है तो वो उतना एक्यूरेट नहीं है। ग्रेड 1 होगा वो थोड़ा और प्रिसाइज होगा। ये टूल रूम में यूज होते हैं ग्रेड 1।
ग्रेड 1 टूल रूम में यूज होता है। थोड़ा और नीचे ग्रेड पे आएंगे, 0 पे आएंगे तो ये और प्रिसाइज हो जाएगा। ये इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के यूज होता है। थोड़ा और नीचे आएंगे ग्रेड 00 में, ये बहुत ही हाई प्रिसीजन, बहुत ही हाई प्रिसीजन वर्क के लिए यूज होता है इन फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन के लिए, बहुत ही प्रिसाइज वर्क के लिए, इंस्पेक्शन से भी ज्यादा यूज होता है। और फाइनली जो आपका पांचवा और कैलिब्रेशन ग्रेड है, द एक्चुअल साइज ऑफ द स्लिप गेज इज कैलिब्रेटेड ऑन चार्ट सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये वो है जो मैन्युफैक्चर जो बनाता है स्लिप गेज, ये वो चार्ट प्रोवाइड करता है स्लिप गेज के कैलिब्रेशन के लिए, इज कैलिब्रेटेड ऑन द चार्ट सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चर ही स्लिप गेज बनाता है तो वही कैलिब्रेशन के अकॉर्डिंग बनाता है। तो ये 5 ग्रेड है। जहाँ ग्रेड ज्यादा है वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, रफ डायमेंशन चेकिंग के लिए होता है। 1 पे आए हम तो टूल रूम में यूज होता है, थोड़ा बहुत प्रोसाइज होता है। 0 पे आए वो थोड़ा और ज्यादा प्रोसाइज है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट यूज कर रहा है। 00 वो उससे भी ज्यादा हाई प्रोसीजन का है, और ये इंस्ट्रूमेंट जो और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। और कैलिब्रेशन ग्रेड जो होता है वो जो स्लिप गेज मैन्युफैक्चर करते हैं, ये वो चार्ट प्रोवाइड करते हैं जो एक्चुअल साइज होता है स्लिप गेज का उनके कैलिब्रेशन के लिए, मतलब स्लिप गेज के भी कैलिब्रेशन के लिए जो एक्चुअल साइज होता है उनका वो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। सबको समझ में आ गया? हेलो? यस सर। यस सर। तो ये बात हो गई आपकी स्लिप गेज की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑप्टिकल फ्लैट। ये बेसिकली इंटरफेरोमेट्री में भी आता है, और बेसिकली ऑप्टिकल फ्लैट कुछ नहीं है, बस एक डिस्क है। एक अभी अगले स्लाइड में आप देखेंगे, ऑप्टिकल फ्लैट कुछ नहीं होता है, बस एक ग्लास का एक डिस्क होता है, ठीक है, 1 इंच, और यह मतलब 2.5 सेंटीमीटर डाया के भी आते हैं ऑप्टिकल फ्लैट, कुछ इस तरह के बॉक्स में इस तरह से रख के आते हैं। फिजिक्स लैब में कभी आपने देखा हो तो देखा होगा। तो ऑप्टिकल फ्लैट भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, फ्लैटनेस मेजर करने के काम आता है, किसी सरफेस की फ्लैटनेस मेजर करने के काम आता है। ये एक हाई क्वालिटी के ग्लास का या क्वार्ट्ज का बना होता है। When an optical flat is laid over a flat reflecting surface, it orients at a small angle theta because of the presence of air damp between the two surfaces. हमेशा कोई भी सरफेस फ्लैट है तो उसमें कुछ ना कुछ गैप होगा, तो ये कुछ एक एंगल, स्मॉल एंगल थीटा पे ओरिएंट होके ही रखा जाएगा, रख मतलब होता है। इट इज ओरिएंटेड एट स्मॉल एंगल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर डैम्पर, कोई एयर डैम्पर होगा, एयर गैप होगा, उसकी वजह से एक थीटा एंगल पे ये एलिवेटेड होगा। व्हेन द लाइट फ्रॉम द मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमैटिक मतलब पता है सबको? नो सर। है मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या होता है, तो बताएगा? फिजिक्स में पढ़े होगे ये सब। सिंगल कलर की लाइट जो होती है ना, मोनो, मोनो मीन्स वन होता है। समझ में आ रहा सबको? यस सर। वो जब फॉल होती है, इज मेड टू फॉल ऑन द ऑप्टिकल फ्लैट विच इज ओरिएंटेड एट अ वेरी स्मॉल एंगल, जो हमने ऊपर थीटा देख रखा है, विद रिस्पेक्ट टू द फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थीटा डिग्री एंगल पे, स्मॉल, बहुत ही स्मॉल एंगल है। Alternate band of light and dark patches are seen by the eyes। क्या होता है? Alternate fringes बन जाते हैं, डार्क और लाइट। आगे आप फिगर में देखेंगे, अभी एक डार्क लाइन बनेगी, एक लाइट लाइन बनेगी, एक डार्क एक लाइट, ये बेसिकली पैचेस शो करता है। इन केस ऑफ परफेक्टली फ्लैट सर्फेस, अगर हमारा जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट है, जिसपे हमने फ्लैटनेस मेजर करने के लिए ऑप्टिकल फ्लैट को रखा है,
तो फ्रिंजेस जो होंगे वो रेगुलर होंगे, मतलब पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस लाइन होंगी, मतलब एक डार्क लाइन, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस वाइट लाइट लाइन की होगी, फिर थोड़ी सी स्पेस डार्क लाइन की होगी, पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस हमें लाइंस मिलेंगी। एनी डेविएशन फ्रॉम द पैटर्न इज अ मेजर ऑफ एरर। कोई भी डेविएशन मतलब हल्का सा भी एंगल पे ये हमारी लाइंस अगर डेविएट कर गई तो हमें पता चल जाएगा सरफेस हमारा फ्लैट नहीं है और इसमें एरर है। और नारा ये देखो जैसे कि ये लाइनें बनी है, यहाँ पे देखो एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट दिख रही है। Yes, sir. ये देखो ये यही चीज शो कर रहा है कि पैरेलल है, मतलब ये सरफेस फ्लैट है। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड डार्क एंड लाइट लाइन शो कर रहा है कि ये हमारा सरफेस पैरेलल है और फ्लैट है। अब देखो यहाँ पे दो फिगर शो किए गए, शोज और रेफरेंस फ्लैट being used to check two test flat at different stages of completion showing a different pattern of interference fringes। दो पैटर्न शो कर रहा है लाइंस के। The reference flat are resting with their bottom surface in contact with the test flat and they are illuminated by monochromatic light। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑप्टिकल फ्लैट को रखने के बाद हम लोग इस पे फोकस करते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। or the light waves reflected from both the surface interfere and resulting in a pattern of bright and dark bands। The surface in the left photo is nearly flat। अब ये देखिए इसमें हल्का सा वेव है, हल्का सा, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे बहुत हल्का सा वेव है। लगभग सारी लाइनें एक ही इक्वल स्पेस है, बहुत बहुत हल्का सा जो है ना वेव है, तो ये नियरली फ्लैट है, मतलब लगभग फ्लैट है। इंडिकेट बाय द पैटर्न ऑफ स्ट्रेट पैरेलल इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एट इक्वल इंटरवल। और जो राइट पे फोटो दिया हुआ है इसमें अनइवन है, आप देखिए यहाँ पे बीच में एक स्टार टाइप का इमेज बन रहा है एंड रिजल्टिंग इन अ कर्व फ्रिंज बन रहा है, मतलब कि ये फ्लैट सरफेस नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. ये आपके ऑप्टिकल फ्लैट होते हैं। कभी भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप डायग्राम बनाएंगे ये वाला। ठीक है, ये है आपका फोकस ऑफ लाइट, लाइट आपने डाली, ये आपकी आंख पे मतलब इसका इमेज बनेगी, ये ऑप्टिकल फ्लैट है। एट अ वेरी स्मॉल एंगल थीटा फ्रॉम द फ्लैट सरफेस, वो थीटा जो होगा वो ड्यू टू एयर गैप्स होगा जो हमारे फ्लैट के और सरफेस के बीच में होंगे, वही फ्रिंजेस बनाते हैं डार्क और लाइट। समझ में आ रहा है? ये भी इसके हम नोट Yes, भी sir. आपको शेयर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो हमारी टॉपिक है आज का, लिमिट गेजेस। बेसिकली लिमिट गेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, लिमिट गेज आपके इंस्पेक्शन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये बेसिकली इंस्पेक्ट करने के काम आते हैं क्या ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ये जिस लिए बनाया है वो सूटेबल है कि नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए लिमिट गेजेस को बनाते हैं। लिमिट एक अपर लिमिट होती है किसी की, एक लोअर लिमिट होती है, उसी चीज को चेक करने के लिए होता है कि ये विद इन द लिमिट्स है कि नहीं है, ये अपने जो इसके फंक्शन है, जो जिसके लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है ये उसको फुलफिल करेगा कि नहीं। उसके लिए चेकिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक प्री डिफाइंड वैल्यू के साइज के वो बने होते हैं, तो उसी के आधार पर उसी के बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं जो हमारा जॉब होता है, जो वर्क होता है उसको, कि वो अपने जो उसका वर्क है उसको फुलफिल करेगा कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो मान लो एक्सेस साइज का है तो उसको फिर हम ग्राइंड करके उसको वापस साइज में लेके आएंगे, कम साइज का है तो थोड़ा और मटेरियल उसमें ऐड ऑन करके उसको साइज में लाएंगे। The limit gauges are used in inspection by a method of attributes
This gives the information about the product which may be either within the prescribed limit or not. ये basically यही बताता है. It gives the information about the product which may be either within the prescribed limit or not. Limit में है मतलब उसके अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है साइज की उसमें है कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन इसी चीज को देता है. By using limit gauge report, the control chart of P and C charts are drawn. ये P और C चार्ट्स होते हैं. आगे चल के आप एक सब्जेक्ट आएगा इन आपका, उसमें आप पढ़ेंगे तो ये उसको ड्रॉ करने के भी काम आएगा. दिस प्रोसीजर इज मोस्टली परफॉर्म बाय द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. और ज्यादातर जितने भी इंस्पेक्शन के जो काम होते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ही करता है किसी भी फैक्ट्री का. तो क्वालिटी कंट्रोल में क्वालिटी चेक होती है, साइज चेक होता है, इंस्पेक्शन होता है. तो लिमिट गेजेस बेसिकली इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास ही होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास होते हैं. लिमिट गेजेस आर मेनली यूज्ड फॉर चेकिंग ऑफ सिलिंड्रिकल होल्स और आइडेंटिकल कंपोनेंट्स विद अ लार्ज नंबर इन मास प्रोडक्शन. जब हमें एक ही जैसे सिलिंड्रिकल होल्स को चेक करना होता है किसी कंपोनेंट के बहुत लार्ज नंबर में मास प्रोडक्शन में, उसमें भी हम लोग लिमिट गेज यूज करते हैं. कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एज पर स्पेसिफाइड टॉलरेंस लिमिट. हमें पता है कि कुछ टॉलरेंस लिमिट होती है. कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका साइज होता है, उसको उसी साइज के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं. तो एक लिमिट होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं. डिप्लोमा वाले जो आए हैं हमारे क्या, उनको पता होगा कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है या शाफ्ट है या होल है, कुछ भी हम मेजर करते हैं तो हम लोग बनाते हैं. बनाने से पहले उसमें एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट दे देते हैं. जैसे कि ये मान लीजिए कोई एक शाफ्ट है, हमने कहा 20 mm की डायमीटर की शाफ्ट होनी चाहिए. तो हमारा मतलब ये नहीं है कि वो 20 mm की ही बने. ह्यूमन एरर, मशीन एरर होता ही होता है, और कुछ आगे पीछे उसका डायमीटर हो जाता है. हम उतनी टॉलरेंस लेवल लेके चलते हैं कि हाँ हमारा इतना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है. तो जो बेस डायमीटर है वो तो हो सकता है. तो इसमें अगर हम लोअर लिमिट मान लें तो हम कहते हैं ये पहुंच जाए 19.98 mm. ठीक है, इससे नीचे इसका डायमीटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपना जो है फंक्शन फुलफिल नहीं कर पाएगी. और इसका जो मैक्सिमम डाया होना चाहिए, समझ रहे हैं सब लोग, वो Yes, sir. होना चाहिए 20.02 mm. इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपना फंक्शन फुलफिल नहीं कर पाएगी. शाफ्ट जिस फंक्शन के लिए इसको बनाया जा रहा है फुलफिल नहीं कर पाएगी. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये होता है टॉलरेंस लिमिट. मतलब इतना टॉलरेट कर सकती है, मतलब हम इतना प्रोडक्शन में टॉलरेट कर सकते हैं, या इसके बीच में होना चाहिए. मतलब कि जो बेसिक साइज है वो 20 है, आपने ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का टॉलरेंस लिया है वो कितना लिया है, प्लस माइनस 0.02. 02. समझ में आया? Yes. एक स्पेसिफाइड टॉलरेंस लिमिट है. ठीक है, अपर और लोअर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट. द डायमेंशन ऑफ ईच कंपोनेंट शुड बी विद इन द अपर एंड लोअर लिमिट. जो भी कंपोनेंट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस कंपोनेंट का जो साइज होगा, जो डायमेंशंस होगा, वो शुड बी इन द रेंज के अंदर हो. ठीक है, समझ में आया? इसी चीज को चेक करने के लिए लिमिट Yes, गेजेस sir. होते हैं. इफ द डायमेंशन आर आउटसाइड द लिमिट द कंपोनेंट विल बी रिजेक्टेड. हम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे ही हमारा कंपोनेंट हमारा डायमेंशन के आउटसाइड हुआ, मान लो हमारा 20.03 mm की शाफ्ट बनी, तो हम रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. If we use any measuring instrument to check these dimensions, the process will consume more time. हम करते क्या है, जब हम मास प्रोडक्शन कर रहे होते हैं बहुत सारे
छोटे छोटे कंपोनेंट्स का हमें लिमिट चेक करनी होती है। तो हम अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चेक करेंगे बार बार, हर कंपोनेंट पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, तो बहुत ज्यादा हमें इंस्पेक्शन में टाइम लगेगा। इसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लिमिट गेजेस का यूज करते हैं। हमें पता है ये साइज हमारा 20 पॉइंट जो है ना 02 से और 19.98 तक का जो भी हमारे पास लिमिट गेज होगा, हम सीधे डायरेक्टली उसी से चेक करके और हम उस प्रोडक्ट को आगे भेज देंगे। अगर वो उस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। स्टिल वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द अमाउंट ऑफ एरर। हमें एरर का डायमेंशन कितना है, डायमेंशन में एरर कितना है, हमें इंटरेस्ट नहीं होता। क्वालिटी वालों को उससे इंटरेस्ट नहीं होता। क्वालिटी वाले या तो चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, टेस्टेड ओके लिख देते हैं, या तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको साइज से मतलब नहीं होता है। उनको ये पता है ये हमारा क्वालिटी चेक करने के बाद हमें पता है कि ये हमारा एक्सेप्टेबल है साइज के नहीं, ये एक्सेप्ट करना है, ये आगे जो कंपनी को हमें बेचना है प्रोडक्ट वो लेगी कि नहीं। समझ में आ रहा है? लेगी कि नहीं। Yes, sir. हमें साइज नहीं देखना है कि नहीं इसमें 2 mm कम करो, अभी ये नहीं चल पाएगा। वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा ये रिजेक्टेड है। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चेक करे कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट अगर रिजेक्ट होता है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखता है क्यों रिजेक्ट हुआ है। क्वालिटी डिपार्टमेंट साइज नहीं चेक करके देता है। समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. It is just enough whether the size of the component with the prescribed limit within the prescribed limit है कि नहीं। For this purpose we can make use of gauges known as limit gauge। अगर हमें prescribed limit के अंदर साइज ना देखना है तो हम लोग लिमिट गेजेस का यूज करते हैं। कॉमन टाइप जो होते हैं लिमिट गेज के वो प्लग, रिंग और स्नैप गेज होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के हमारे लिमिट गेज हैं। प्लग गेज बेसिकली इस तरह के होते हैं जब हम होल के डायमीटर को नापने के लिए यूज करते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक गो होता है, एक नो गो होता है। मतलब जो साइज है उसके लिए होता है, मतलब ये शाफ्ट के लिए होगा, और नो गो जो होगा वो होल के लिए होगा। ठीक है, सॉरी दोनों होल के लिए होगा, गलत बता रहे हैं। होल के लिए ही है, जब कहीं किसी में होल कटा होगा तो उसके लिए। मतलब गो गेज साइज अगर हमारा जो है, जो हमने होल काटा है किसी भी कंपोनेंट में, अगर उसमें चला जा रहा है तो ठीक है, नो गो। इससे ऊपर अगर साइज है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई बहुत छोटा साइज आपने काट दिया और ये नहीं जा रहा, ये अपना जो फंक्शन है वो फुलफिल नहीं करेगा। ये बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। बीच में हैंडल होता है, इधर गो इधर नो गो, या तो एक ही साइड में गो और नो गो होंगे। गो से होल के अंदर चला जाएगा, जैसे ही थोड़ा और आगे करेंगे और नो गो में भी टच नहीं करेगा तो मतलब रिजेक्ट है। इसको आगे डिस्कस करते हैं। प्लग गेज, इसके एंड हार्डन्ड होते हैं और एक्यूरेटली फिनिश्ड होते हैं ग्राइंडिंग से। वन एंड इज गो एंड अदर एंड इज नो गो एंड। यूजुअली द गो एंड विल बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द साइज। अभी जैसे हमने देखा शाफ्ट का, यहाँ पे हम होल का देखेंगे। होता क्या है कि एक लोअर लिमिट होती है होल की, एक अपर लिमिट होती है। तो जो लोअर लिमिट होगी होल की वो गो गेज की होगी, जो अपर लिमिट होगी वो नो गो की होगी। No go and will be equal to the upper limit of the hole. If the size of the hole is within the limits, मतलब go end should go inside the hole और no go end should not go inside the hole। मतलब हमारा जो go end है वो, क्योंकि वो छोटे साइज का होगा, वो होल के अंदर चला जाएगा। और no go मतलब उससे ऊपर डायमीटर होल का नहीं होना चाहिए। अगर वो भी अंदर चला जा रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, उसको नहीं जाना चाहिए नो गो एंड को। अगर वो विद इन द लिमिट है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबल है। इफ द गो एंड डज नॉट गो द होल इज अंडर साइज। अगर हमारा जो गो है छोटा वाला साइज है, जो लोअर लिमिट है, अगर उससे भी छोटा होल बनाया है तब भी हमारा कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाएगा।
मतलब नो गो अंदर नहीं जाना चाहिए और गो जरूर अंदर जाना चाहिए होल के, ठीक है, तभी जाके हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्ट होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो दो टाइप के ऊपर जैसे आपको दिए गए हैं, ये आपका डबल एंडेड है, ये वाला डबल एंडेड टाइप है, और ये प्रोग्रेसिव टाइप है। दो टाइप के प्लग गेज होते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं ताकि आप कवर हो जाए। दूसरा टाइप का होता है टेपर। जिस जगह पे टेपर्ड होल होते हैं उनके साइज को चेक करने के लिए टेपर्ड प्लग गेज यूज करते हैं। ये बेसिकली चार तरीके के होते हैं, प्लेन, टैंक, रिंग और टेपर रिंग टैंक। ये चार तरीके के होते हैं, इनके फिगर्स देख लीजिएगा। रिंग गेज ये किसी शाफ्ट का, अभी हमने देखा प्लग गेज होल के लिए यूज हो रहा है, प्लग गेज से हम लोग होल का डायमीटर निकाल रहे हैं। अगर शाफ्ट की बात करते हैं तो हम लोग रिंग गेज यूज करते हैं, और रिंग गेज में भी हमारे दो एंड होते हैं, एक गो और एक नो गो, ठीक है। रिंग गेज कुछ इस तरीके के होते हैं, और इसमें दो डायमीटर होते हैं, एक गो का एक नो गो का। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। और फाइनली स्नैप गेज होते हैं। स्नैप गेज थर्ड टाइप है, ये इनके भी दो एंड होते हैं, एक गो एक नो गो। ये वाला एंड आपका एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए होता है। अगर इसमें चला जा रहा है और इसमें नहीं जा रहा है तो मतलब हमारा डायमेंशन एक्सेप्टेबल है। अगर गो में नहीं जा रहा है और नो गो में चला जा रहा है तो हमारा डायमेंशन एक्सेप्टेबल नहीं है। ये डबल एंडेड और प्रोग्रेसिव दोनों टाइप के होते हैं। डबल एंडेड में जैसा कि अभी हमने प्लग में देखा था कि दो एंड पे हमारे गो और नो गो हैं, वो होता है डबल एंडेड। और प्रोग्रेसिव में एक ही तरफ से गो और नो गो होते हैं, वो हमारे होते हैं प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ गेज। तो इनको इनके नोट्स हम भेज देंगे, एक बार आप देख लीजिएगा। तीसरा है एडजस्टेबल टाइप। ये ऑटोमेटिकली ये जो इनके सिंबल्स हैं ये एडजस्ट हो जाते हैं, और आप अपने हिसाब से डायमेंशंस को एडजस्ट कर सकते हो एडजस्टेबल स्नैप गेजेस में। ये कंबाइंड लिमिट गेजेस हैं, इसमें दोनों डायमेंशन ऊपर और नीचे होते हैं। ये आपको मैं इसके जो नोट्स हैं वो सेंड कर दूंगा।